तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। मेटालिक बॉन्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज़ द मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, ये मेटल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीवियस ईयर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसीलिए ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो ऑलरेडी आयोनाइज्ड स्टेट में रहते हैं, दैट इज कैटायनिक फॉर्म में रहते हैं। एक हम लोगों ने मेटालिक बॉन्डिंग के लिए एक हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था, कौन सा, वो था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। कौन सा था? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस मॉडल में हम लोगों ने सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हम लोग देखते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं वो हाईली आयनाइज्ड स्टेट में होते हैं। दैट इज मेटल जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, और वो जो रिमूव्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन सी की तरह वो माइग्रेट करते रहते हैं। दैट इज़ अगर हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को, फॉर एग्जांपल अगर हम इन केस ऑफ द सीजियम दें, सीजियम जो है वो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये सीजियम एलिमेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी लोएस्ट होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे ही जो सीजियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये आयनाइज स्टेट में रहता है। अगर पूरा का पूरा हम क्रिस्टल को स्टडी करें तो पूरे के पूरे जो अगर हम इस क्रिस्टल को, मेटल क्लस्टर को हम स्टडी करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा दिखेगा, दैट इज़ जो सीजियम एटम है वो कैसा हमें दिखाई देगा, एज अ कैटायन। ओके, बीच में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो निगेटिवली चार्ज है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कैटायन होगा, फिर क्या है, फिर मेटल होगा, एंड फिर इलेक्ट्रॉन होगा, एंड फिर मेटल होगा, एंड फिर इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको, इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं ये जो कैटायनिक फॉर्म है ये क्या चीज़ है, ये एक मेटल है जो कि ऑलरेडी आयनाइज्ड स्टेट में है, और दूसरा मेटल, एक मेटल और दूसरे मेटल के बीच में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन दोनों मेटल के बीच में कोलम्बिक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कोलम्बिक अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन होता है, कोलम्बिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिस वजह से ये दो मेटल जो हैं वो आपस में बाइंडेड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग करता है, तो सभी मेटल्स को जोड़ता है। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, देयर इज अ कोलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू कैटायंस mediated by the free electrons. This electron is of the valence shell of the atom. For example, in case of the cesium, this electron is here and making the Coulombic attraction in between the two cation atom. इसी बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो जितनी ज़्यादा होगी, दैट इज स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्डिंग, हार्डर विल बी द सबस्टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि इस मेटालिक बॉन्डिंग, तो मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हार्डनेस ऑफ मेटल। तो एक बात हमें ये समझ में आई कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्डनेस के लिए। जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा जो मेटल है वो उतना हार्ड होगा। अब ये जो मेटालिक बॉन्डिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, जो मेटालिक बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, वो मेटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आता है। तो जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वैलेंस ऑर्बिटल से, उतनी ज़्यादा यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग होगी और मेटल जो है वो उतना हार्ड होगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आई कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है, तो मेटालिक बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, जितना ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली बात होगी, जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ज़्यादा मेटल जो है वो हार्ड होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चली कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in n-1 d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। ये बात हमें बहुत अच्छे से सीखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है कि यहाँ पे जब हम एटम का स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वैलेंस शेल देखें, ये जो इनर वाली शेल है n-1 d शेल है, इसके ऊपर की जो शेल होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ns ऑर्बिटल कहेंगे। ये ns ऑर्बिटल है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, द एनर्जी गैप बिटवीन द ns ऑर्बिटल एज वेल एज द n-1 d ऑर्बिटल इज वेरी small and therefore they both orbitals, that is ns orbital and n-1 d orbital constitute the valence shell of the atom। तो यहाँ पे जो ns ऑर्बिटल है, n-1 d ऑर्बिटल दोनों ही वैलेंस शेल को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमें पता चला जो n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके हम मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल एज वेल एज द s ऑर्बिटल। तो एक बात हमें यहाँ से कंक्लूजन निकल के आई कि जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी हार्ड होगी। तो दैट इज द मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग जब होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी तो हार्डनेस मेटल की उतनी ज़्यादा होगी, हार्डनेस ऑफ मेटल। बस इतनी बात हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है। अब हमें जैसे कि मालूम है कि यहाँ पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे तो स्कैंडियम फैमिली में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितने होते हैं, देखेंगे अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम फैमिली में अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एस वाला इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होता है, दैट इज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 हैं, और एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हमें ये समझ में आ रही है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप आएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम फैमिली में आने पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 6, दैट इज 5 जो है वो डी ऑर्बिटल में है और एक जो है वो एस ऑर्बिटल में। तो क्रोमियम फैमिली के लिए हम देखें दैट इज क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप देख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और एक एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग होती है यहाँ पे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन के बीच में। तो ये जो ग्रुप है हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है। क्या शो करता है, हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन के केस में यहाँ पे हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग है, दैट इज क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन विल बी द हार्डर एलिमेंट। तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो भी मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाती है। तो टंगस्टन के केस में हमें ये पता है कि जो सबसे ज़्यादा क्रोमियम, अब इन तीनों में ही मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, लेकिन जब क्रोमियम से टंगस्टन तक के हम आएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज कर जाती है, और टंगस्टन के केस में मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है कौन, हाईएस्ट मेटेलिक
बॉन्डिंग। तो हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग आपका कौन शो करता है? टंगस्टन। तो टंगस्टन में हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग शो करने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। तो पूरे पीरियोडिक एलिमेंट में जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। सबसे हाई क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। हाईएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दैट इज 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन। तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप टेंटलम देखें तो टेंटलम में भी मेल्टिंग पॉइंट जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो टंगस्टन के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मॉल होती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है टेंटलम का वो भी थोड़ा स्मॉल हो जाता है। कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, टेंटलम का। सिमिलरली जो रीनियम होता है, तो रीनियम के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 3180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट किसका? रीनियम का। ओके, तो इतनी बात हम लोगों ने सीख ली। अब इतनी बात सीखने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि जो यहाँ पे क्रोमियम फैमिली तक के जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम है। अब इस ग्रुप से जैसे ही राइट साइड में आप माइग्रेट करेंगे, दैट इज मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि फर्दर इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो कहाँ? डी ऑर्बिटल में पेयर करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप राइट साइड में आते हैं तो क्या होती है? हार्डनेस कम हो जाती है, दैट इज़ यहाँ पे सॉफ्टनेस आ जाती है। और आप जानते हैं कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये कैसे एलिमेंट होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। और जिंक कैडमियम एलिमेंट जो है, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ये वेरी सॉफ्ट एलिमेंट है, वेरी सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट होते हैं कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड हो जाता है आपका। मरकरी जो एलिमेंट है वो आपका लिक्विड हो जाता है। तो लिक्विड क्यों हो जाता है? बिकॉज द मरकरी शो द लोएस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे लोएस्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो इस केस के लिए हम लोग देखेंगे कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है किसको? मेल्टिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का हाई है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा है। जब राइट साइड में जाते हैं तो हार्डनेस कम हो जाती है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाती है। लास्ट ग्रुप में आते आते मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ही स्मॉल हो जाती है, इस वजह से जो एलिमेंट है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जो है आपका बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग मरकरी में बहुत ही वीक होती है, इस वजह से ये कैसा हो जाता है? ये लिक्विड हो जाता है। अब ये हम ये देख रहे थे कि जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज कर जाना चाहिए। तो इसी वजह से जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 420 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, जबकि कैडमियम का कितना होता है? 320 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो मरकरी का है वो कितना होता है? -38 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो एक बात हमें ये समझ में आई कि जो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर जा रहा है? क्योंकि मरकरी के केस में जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो डिक्रीज कर जाती है, लोएस्ट होती है। लोएस्ट क्यों होती है? इसकी दो वजह है। इसकी क्या वजह है? एक तो हमें ये समझ में आई कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी लो होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी, हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हाई होगी तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी, मेटल सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे मरकरी के केस में देखेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज ना करके और क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज क्यों कर जाती है? क्योंकि यहाँ पे लैंथेनम और हाफनियम एलिमेंट देखेंगे। इन दो एलिमेंट्स दैट इज लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57 एंड हाफनियम का 72। लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये 14 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? लैंथेनॉइड कहलाते हैं, लैंथेनॉइड एलिमेंट। इन लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की वजह से जो एटॉमिक साइज है काफ़ी छोटी हो जाती है।
तो हाफनियम आते आते काफ़ी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो चुकी होती। फिर हाफनियम के बाद टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, तो लेफ्ट राइट से राइट जाने पे साइज़ और छोटी होती चली जाती है। यहाँ पे मरकरी आते आते साइज़ इतनी स्मॉल हो जाती है, तो मरकरी का जो है साइज़ वेरी स्मॉल साइज़ होता है। क्या होता है? वेरी स्मॉल साइज़। इसीलिए इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो मेटालिक बॉन्डिंग वीकेस्ट होगी। तो इसमें क्या होगा है? वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग। और इसीलिए कैसा होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड होता है और ये एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ द डाइमर। ये डाइमर बनाता है। डाइमर कैसे बनाता है? दैट इज़ ये एग्जिस्ट करता है मरकरी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है और उस पर एक प्लस चार्ज होता है, ऐसे ये एग्जिस्ट करता है, डाइमर बनाता है। ओके, यही वजह है कि हम लोग जब मर्क्यूरियस क्लोराइड लिखते हैं तो मर्क्यूरियस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? Hg2Cl2। इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। तो मर्क्यूरस क्लोराइड क्यों कहते हैं? Hg2Cl2 लिखते हैं, ये लिखना सही है। अगर हम इसको हम HgCl लिख देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये चीज़ें थी मेटालिक बॉन्डिंग के केस से रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।